ज़रा हटके में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो। आज हमें जूम पे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। आज भी रिपोर्ट्स हैं कि शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात हुई है। आने वाले चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अभी ये लग रहा है कि कौमी असम्बली तहलील होगी अगस्त में और फिर 90 दिन के अंदर यानी कि नवंबर में इलेक्शन होगा। लेकिन इस सबसे पहले एक बड़ी तशवीश मुल्क में ये है कि मुल्क की जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो ख़ासे मखदूश हैं। आज भी रिपोर्ट आई पेशावर से कि वहाँ पर फ्रंटियर कोर के एक काफ़िले पर एक खुदकुश हमला हुआ है जिसमें 7 अहलकारों समेत 10 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इससे पहले हमने पिछले हफ्ते देखा कि बलूचिस्तान में योब कैंट में एक बड़ा हमला हुआ, कई घंटे तक फायरिंग होते रही और फिर हमने देखा कि कोई 12 फ़ौजी उस वाक़े में शहीद हुए। तो मुल्क में जो तफ्तीश बढ़ रही है उसमें हमने देखा है कि आर्मी चीफ़ फिर गए, बलूचिस्तान गए, उन्होंने वहाँ पे टाइम लगाया, फिर वो ईरान गए, वहाँ के आर्मी चीफ़ से मिले, काउंटर टेररिज्म पे ताउन पे बात हुई। उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस ये बात दोहराई गई कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुबैना सेफ़ हेवन्स हैं वो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, उस पर हमें कुछ करने की ज़रूरत है। हमने देखा कि ये जो योब वाला जो अटैक था उसके बाद जो बयानात सामने आए हैं फ़ौज की क़यादत की तरफ से, बाज़ तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि अब जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो रहा है। हालांकि इस साल हमारे पास जो फिगर्स सामने आए हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस सिक्योरिटी स्टडीज़ के, उसमें ये बात सामने आई है कि सिर्फ इस साल पहले 6 माह में ख़ुदकुश हमलों में और दहशतगर्दी में जो इजाफ़ा हुआ है उसमें करीब कोई 400 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। ISPR ने बारहा कहा है कि हमारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं। ISPR ने कहा है कि कोई 100 के करीब फ़ौजी भी जो हैं वो अभी तक शहादत का जाम नोश कर चुके हैं। तो हालात जो हैं ख़ासे तशवीशनाक हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक ऐड करना चाह रहा हूँ इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट को लें। ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जानिब से अफ़गानिस्तान को अल्टीमेटम दिया गया और फिर ख्वाजा आसिफ ने भी एक धुआंधार किस्म का बयान दिया, ये आपने दुरुस्त कहा कि ये योब गैरिजन पे जो 12 जुलाई का अटैक है उसका रिएक्शन। अच्छा, कैसे पता चला कि ये अफ़गान बॉर्डर से आए होंगे? आज जो ख़याताबाद में हमला हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है एक तंजीम ने जिसका नाम नया नया सुना जा रहा है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान जी। इसी तंजीम ने 12 जुलाई को योब का जो हमला था तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल किया था। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके डांडे सरहद पार अफ़गानिस्तान से मिलते हैं? तो TTP के मरकज़ी तर्जुमान हैं मोहम्मद खुरासानी, उन्होंने तहरीक जिहाद पाकिस्तान को बरादर तंजीम कहा। तो ये लाइन फिर वहाँ से वहाँ जा रही है और फिर उन्होंने कहा कि अपने तो योब वाले वाक़े में अफ़गान तालिबान को पहले इसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की, फिर जो डेरा इस्माइल खान में TTP का चैप्टर है उन्होंने कहा नहीं ये हमने किया है। उसके बाद मोहम्मद खुरासानी ने कहा कि नहीं ये हमारे भाई हैं। और कल खुसूसी LG आसिफ दुरानी ये जो फ़ौज का और हुकूमत का जो पैगाम है, शायद सख्त किस्म का पैगाम है, वो लेके 3 रोज़ा दौरे पे काबुल जा रहे हैं और आसार ये हैं कि अगर कोई डेडलॉक होता है तो विद इन अफ़गानिस्तान स्ट्राइक्स भी रूल आउट नहीं की जा सकती। तो अब इस पे अफ़गान हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जी हम अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे कहीं भी दहशतगर्दी के लिए। लेकिन ये जो आर्मी चीफ़ का यहाँ पे बयान आया उसके बाद पिछले चंद रोज़ में जो सेंटिमेंट हम देख रहे हैं, जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने दाखिली मसाइल ख़ुद हल करने पर तवज्जो दे, हम पर उंगलियां ना उठाए। और उन्होंने फिर BBC पश्तो को एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान को मुतनब्बे भी किया कि अगर पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के अंदर ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो इसका सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। तो हम ये जानते हैं कि पिछले चंद महीनों में बारहा ये कोशिशें हुई हैं। अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए, वो बिलावल भुट्टो साहब से मिले, वो आर्मी चीफ़ से मिले, बार बार ये बात की गई कि जी हमें ट्रेड बढ़ाने पे तवज्जो देनी चाहिए और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन तमाम ये वादे समझौते जो है उसका कोई अमल होता नज़र नहीं आ रहा।
तो अभी हम क्या ये समझें कि जो जोब अटैक के बाद क्या पाकिस्तान वाकई सख्ती करने जा रहा है या दिस विल बी मोर ऑफ द सेम? तो हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं एक्सप्रेस टीवी से वाबस्ता सहाफ़ी जिया नगार, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पर उनकी नज़र होती है। कामरान यूसुफ हमारे साथ हैं। कामरान, आपने ये हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ली, ये तो ज़ाहिर है कि पस मंज़र है। समझना हम ये चाह रहे हैं कि एक सेंस है हमारे मुल्क के अंदर कि हमने काफ़ी ज़्यादा अपीज़मेंट कर ली है अफ़गान तालिबान की, और हमने सख्ती नहीं की अभी तक। हम बातें करते आए हैं, हम उन्हें परसुएट करना चाहते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। आपकी क्या रीडिंग है कि अब कोई, आपको लगता है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में कोई फ़ैसला हुआ है कि बस अब हमें जो है इसको फाइनली सख्ती से डील करना है? आई थिंक अगर आप बयानात को देखें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के, उसके बाद कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद बयान देखें, तो एक वाज़े आपको शिफ्ट नज़र आती है। एटलीस्ट जो पोस्चरिंग है, जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट रही है, जो माजी की गवर्नमेंट रही है, उनकी शायद पॉलिसी रही अपीसमेंट की, लेकिन कम अज़ कम ये जो बयानात हैं आर्मी चीफ की तरफ से भी और वज़ीर दिफा की तरफ से भी, तो आई थिंक उसमें कोई इबाम आपको नज़र नहीं आता कि जो पाकिस्तान का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है, और पाकिस्तान समझता है कि जो तवक्कुआत अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान हुकूमत को थी, और बारहा पाकिस्तान में जो जब से अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए अगस्त 2021 के बाद, जो मुतालबात किए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से, तो ये बयानात ये इंडिकेट करते हैं कि कोई पाकिस्तान को खातिर खा जो कामयाबी है वो नहीं मिली, और ये जो मामलात हैं वो इसीलिए कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो मेरी अपनी सेंस है कि जाहिर है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो अफ़गान हिकमत अमली है, शायद उसमें तो कोई एकदम बड़ी कोई तब्दीली ना आए, लेकिन जो इन बयानात के पीछे ये जो एक एग्रेसिव टोन है पाकिस्तान की, उसका मकसद ये है कि अफ़गान हुकूमत को ये रिमाइंड करवाया जाए कि अगर वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर उसके जो संगीन नताइज हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हो सकते हैं। तो इसलिए एट द मोमेंट आप ये कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान, और ख़ास करके पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी कशीदा हैं, आप कहते हैं। कामरान, मुझे इसमें जो है ना वो ज़रार मैं कामरान से ये जानना चाहता हूँ, आपने फरमाया कि ये जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान की दिफाई क़यादत, इसकी पॉलिसी शायद अपीसमेंट की उतनी नहीं है जितनी पिछली क़यादत की थी, लेकिन हम ये देखते आए हैं कि जब से तालिबान अब काबुल में आए हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा रिएक्टिव रही है। वहाँ से कुछ हुआ तो ये तिल मिलाए और इन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाई की या डेलीगेशन भेज दिया या धमकियाँ दे दी, और उसके बाद हमें दिए देख रहे हैं कि जी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद आ रहे हैं। ताज़ा तरीन जो अपीसमेंट की आप बात कर रहे हैं, मई में इस्लामाबाद में चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो है एक मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें चीन और पाकिस्तान ने रोड एंड बेल्ट मंसूबे में अफ़गानिस्तान को शामिल किया। सिर्फ 2 महीने पहले की बात है। इस दौरान ISI के सरबराह जा चुके हैं, हिना रब्बानी खर जा चुकी हैं। इस दौरान फेंस के ऊपर चमन पे लंडी कोतल का जो बॉर्डर है उस पर कई दफ़ा मारा मारी हो चुकी है। उसके बाद फिर होता है कि अच्छा यार ठीक है, और फिर चीज़ें वैसी ही नॉर्मल हो जाती हैं। तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉलिसी है वो अब तक रिएक्टिव रही है। तो ये जो ताज़ा तरीन है, ये भी जोब के बाद इन्हें जोश आया, गुस्सा आया। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट जो पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। आई थिंक एक बहुत सीनियर एहलकार जो माजी करीब में अफगानिस्तान के मामले को देखते रहे, उनसे भी मेरी बात हो रही थी, और वो ये कह रहे थे कि हमारे पास कई मौके थे, हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वही हमें नहीं पता, हम कंफ्यूज्ड हैं। इवन उनका ये कहना था कि अगस्त 2021 में जब दोहा अग्रीमेंट हो रहा था अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, शायद उसी वक्त ही हमें अफगान तालिबान के साथ भी एक सेपरेटली मुआहदा करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। फिर उसके बाद ये जो पॉलिसी के कभी हम मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो फिर हम ऑपरेशन की बात करते हैं। तो असल जो इस वक्त मसला है उन सीनियर एहलकार के मुताबिक कि हमारी जो पॉलिसी है वो वाज़े नहीं है। और एक बात वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हालिया हफ्तों में, महीनों में TTP के हमलों में तेजी से इजाफा हुआ है, तो एक सवाल वो खुद उठा रहे हैं
कि अब तो पाकिस्तान ने अपना तमाम जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ वो फेंस कर दिया है, ये तो खुदकुश बमबार है, ये कैसे पाकिस्तान दाखिल हो रहे हैं? ये उनका ये मानना है, एतराफ़ करते हैं कि ठीक है टीटीपी के ठिकाने अफगानिस्तान की साइड पे मौजूद होंगे, लेकिन ये जो खुदकुश बमबार, ये जो दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते हैं, ये कैसे आ रहे हैं? इनको क्यों नहीं रोका जाता? यहाँ पे डेफिनेटली पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर भी है, पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है वो फेलियर भी है। तो ये इशू डेफिनेटली है और इसी वजह से मेरे ख्याल में एक उतार चढ़ाव आपको नजर आता है। और कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि जो फॉरेन पॉलिसी है ये बड़ा डेलिकेट मामला होता है, इसका इजहार आप गुस्से से नहीं करना चाहिए आपको, अगर आपकी एक पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि दुनिया बड़ा क्लोजली आपके बयानात को देख रही है, क्योंकि ये वही अफगान तालिबान है जब अगस्त 2021 में जब ये दोबारा काबिज हुए थे काबुल पर, तो हमने खुशियां मनाई और दुनिया उस वक्त भी हमें वार्न कर रही थी कि शायद आपकी ये जो खुशियां हैं ये प्री मैच्योर हैं। और अब जब हम अफगान तालिबान से गिला कर रहे हैं तो वही जो उसमें हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, उसमें हमारे मुखालफिन भी हैं, वो अब कह रहे हैं वही सवाल कि आप तो बड़े खुश हो रहे थे कि अफगान तालिबान आ गए हैं तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे, तो अब आप क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? तो इस वक्त मुझे लगता है बल्कि ऑन ग्राउंड ये एविडेंस भी मौजूद है कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अफगान तालिबान की पॉलिसी फ्रॉम डे वन यही थी, जो लोग ये समझते थे कि जी टीटीपी को वो कोई अलग तरह से देखते हैं, बाद में खुद हमने देखा कि जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स हुई उसमें आर्मी चीफ जो साबिक थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो खुद कहते हैं कि ये अफगान तालिबान और टीटीपी दोनों एक ही हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये लोग बताते रहे कि आप अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अलग अलग करके देखें, जिसका मतलब ये है कि अगेन हमें खुद नहीं पता, या तो हम डिलिबरेटली कंफ्यूजन फैलाते हैं या हम खुद कंफ्यूज्ड हैं। तो ये जो कंफ्यूज्ड पॉलिसी है हमारी, ये उसका नतीजा है कि जो हम आप तो कह रहे हैं कि रिएक्टिव हमारी एक पॉलिसी। कामरान, आपके लिए एक स्पेसिफिक सवाल है ज़रार का, हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर ज़रार का सवाल सुन लीजिएगा। वेलकम बैक। अच्छा कामरान भाई, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने अफगानिस्तान को काबुल भी दिए हैं कि यार आ जाओ तजारत कर लो, अमन के साथ रहो, या हम आपको बेल्ट एंड रोड में भी शामिल करते हैं, कितनी अच्छी बात होगी। जब उससे कोई फायदा नहीं होता तो फिर जाहिर है कि बयानात भी आते हैं, उसमें हम गुस्सा भी दिखाते हैं, अपनी आंखें भी दिखाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बात की कॉन्सिक्वेंसेस की कि शायद उनको कैरेट के साथ स्टिक दिखानी पड़ेगी, इस्तेमाल भी करनी पड़ेगी, सिर्फ स्टिक के बारे में बातें नहीं करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं शॉर्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स जो आपकी नजर में अफगान तालिबान की प्रो टीटीपी पॉलिसी पर? जी कामरान। देखिए ज़रार, आई थिंक शॉर्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हमारे पास जो सबसे बड़ा जो लेवरेज है वो तो आपको पता है कि जो ट्रेड और इकोनॉमी है। देखें, अगर आज पाकिस्तान अफगानिस्तान को जिस तरीके से हम फैसिलिटेट कर रहे हैं वो करना बंद कर दे, तो ऑलरेडी आपको पता है कि अफगानिस्तान के ऊपर पाबंदियां हैं, उनको एक्सेस नहीं है, जो इवन उनके फंड्स भी हैं अमेरिका ने मुंजमद कर रखे हैं। तो ये एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से शायद अफगानिस्तान के लिए सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर और बहुत से जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान वाकई चाहता है कि अफगान तालिबान अपने रवैये में तब्दीली करें तो फिर पाकिस्तान ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं एक्सरसाइज करता। लेकिन पाकिस्तान इसलिए ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहता क्योंकि जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई उनका ख्याल है कि ऑलरेडी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान के अंदर, और अगर हम ये वाला काम करेंगे तो उससे जो मामलात है वो खराब हो सकते हैं। दूसरा जो पहले भी मैं जिक्र कर रहा था, पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिशियल हैं जो बड़ा क्लोजली इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे, उन्होंने कहा कि दुनिया हमें ऐसे ही नहीं कहती जब कहती थी कि आप अफगान तालिबान से बात करें, उनको पता है कि हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास लेवरेज हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सी ऐसे लेवरेज हैं, मसलन आज भी अफगान तालिबान की बहुत सी फैमिलीज जो कनेक्शंस हैं, जो उनके बिजनेसेस हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हैं। फर्क ये है वो जो ऑफिशियल है अब ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट या डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में नहीं है, वो ये कहते हैं कि उनको भी समझ नहीं आती कि हम वो जो टूल्स हैं, जो वो लेवरेज है, वो इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते और वो क्यों नहीं कर रहे। तो अगर और उनका ये भी मानना था कि दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं, जो अफगान तालिबान हैं वो भी मस्ती कर रहे हैं, कुछ हमारी भी गलतियां हैं कि हम शायद बड़ा इमीडिएटली
चीज़ों को चाहते हैं हो, रिजल्ट्स उनसे लेना चाहते हैं, तो लेवरेज पाकिस्तान के पास डेफिनेटली है। अब वो लेवरेज को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है, अगर आप रिकॉल करें तो इससे पहले भी पाकिस्तान में एक दफा बहुत तेजी आई थी टीटीपी के जो दहशतगर्दी के हमले हैं, और इवन ये हुकूमत आने से पहले मुझे याद पड़ता है कि शायद मार्च या फरवरी में पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स किए थे, और उनको पाकिस्तान ने एक्नॉलेज नहीं किया था, लेकिन उससे कहा जाता है कि काफी टीटीपी को नुकसान हुआ था, और उस क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक ने काम किया था। उसके बाद अफगान तालिबान के ऊपर दबाव आया, उन्होंने एक दफा फिर पाकिस्तान से कहा कि नहीं, हम आपके मुज़ाकरात करवाते हैं। एक तो ये वाला एलिमेंट है। तो अभी भी शायद मेरे ख्याल में जो मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स ही करे, लेकिन उसको पब्लिकली एक्नॉलेज ना करें। और कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि शायद कुछ टीटीपी के लोगों को जो हाई रैंक तो नहीं है, कुछ लोग मारे गए हैं, तो शायद उसमें कहीं ना कहीं वो भी पार्ट ऑफ द कंटिजेंसी प्लान है कि अगर अफगान तालिबान नहीं मानते तो देन पाकिस्तान यूजिंग डिफरेंट मीन्स उन लोगों को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा कामरान, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है, और वो है कि चीन का इसमें आपको क्या रोल नजर आ रहा है? क्योंकि चीन पे भी दहशतगर्द हमले होते हैं पाकिस्तान में, ज़ियामत बादशाह के करीब भी हुआ था, हर जगह होते हैं, इधर उधर होते हैं। तो चीन की भी तो बड़ी रियल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और अभी हाल में एक अमेरिका का भी बयान है, और माना कि अमेरिका के इस तरह के बयान आते रहे हैं, लेकिन जो आजकल का माहौल है, शुड वी बी रीडिंग इनटू दिस? आई थिंक जो चीन है, चीन का बिल्कुल आपने कहा कि चीन के अपने खदशात भी हैं अफगान तालिबान को लेकर के। जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, दो के उनके जो जंगजू हैं, उनकी तादाद जो टीटीपी के हैं कहा जाता है कि हजारों में है, उनके शायद चंद सौ ही जंगजू हैं। और उनके केस में जो मेरे पास भी मालूमात हैं और अदरवाइज भी रिपोर्ट्स हैं कि कम अज कम अफगान तालिबान ने जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का जो मामला है, उनको कम अज कम जो चीन के साथ बॉर्डर है उससे शिफ्ट किया है उन्होंने टूवर्ड्स अदर एरियाज, उनको न्यूट्रलाइज किया है। तो चीन, अगर आपको याद हो तो मई में जो ट्राइलैटरल मीटिंग हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की, तो चीन ने चीन कर रहा है कि दोनों कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड निकाल है तो उसका बैकलैश भी ना आए, पाकिस्तान के कंसर्न्स है टीटीपी को लेकर के वो भी हल हो जाए। तो उसमें एक जो प्रपोजल सामने इमर्ज हुआ था, जो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ऑफर भी किया था, कि जो टीटीपी के जितने जो फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ हैं, उनको रीलोकेट कर दिया जाए अवे फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर, और उनको डिसआर्म कर दिया जाए। लेकिन उसमें एक जो शर्त रखी थी अफगान तालिबान ने, वो ये थी कि जो सारा ये जो प्रोग्राम होगा, ये जो रीलोकेशन है, जो डिसआर्म करना है टीटीपी को, उसका जो खर्चा है वो पाकिस्तानी हुकूमत बर्दाश्त करे। अब उस प्रपोजल के ऊपर जो मेरी मालूमात है, शायद अभी भी कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। तो चीन डेफिनेटली चाह रहा है कि की वजह से खराब ना हो, क्योंकि जो उनका अपना एक है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं, जैसे रीजनल कनेक्टिविटी की, जैसे सेंट्रल एशिया तक एक्सेस की बात करते हैं, उनको ये पता है कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात खराब होंगे तो वो फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो कनेक्टिविटी है वो उस तरह से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है। कामरान यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दो सूबे जो इससे बड़े मोटे पूरी दहशतगर्दी की लहर से, उसमें अमन करना होगा इलेक्शन से पहले। हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो अपनी सरहद के बारे में बात करेंगे, जो बलूचिस्तान की सरहद ईरान से भी मिलती है, अफ़गानिस्तान से भी मिलती है। इस सरहद के क्या मसाइल हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की ताज़ा लहर के बारे में तजियादी गुफ्तगू सुनी होगी। मसला सिर्फ जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो चारों ममालिक से सीधी सीधी मिलती हैं, चाइना से मिलती है मशरक़ में, वहाँ तो आमदोरफ़ आम शहरियों की है ही नहीं। ईस्टर जो सरहद है हिंदुस्तान की, वो तो आपको पता है 75 साल से उसका क्या हाल है। अफ़गानिस्तान की जो सरहद है उसके बारे में आपने अहवाल सुन ही लिया, कभी ठंडी कभी गर्म। लेकिन ये जो ईरान और पाकिस्तान की सरहद है, इसके साथ भी दोनों ममालिक एक दूसरे से
कभी तंग हो जाते हैं, कभी आपस में ठंडे हो जाते हैं, कभी फार्मूले तलाश करने लगते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात उतने कशीदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि एक तरफ अगर फ़ौजी क़यादत ने अफ़गानिस्तान को अल्टीमेटम दिया है, तो दूसरी तरफ जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिफ मुनीर, उन्होंने अभी 4 दिन पहले ही तेहरान का दौरा किया, वहाँ आला फ़ौजी क़यादत से और सदर इब्राहिम रईसी से और वज़ीर ख़ारजा से मुलाक़ात की। गुज़िश्ता माह दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए बीजिंग में चीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सहफ़रीक़ी ताउन के बारे में भी गौर किया गया। उससे पिछले महीने यानी मई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने केच की सरहद पे एक बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह किया ताकि जो सरहदी तिजारत है उसे रेगुलेट किया जा सके। उससे भी पिछले महीने पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान, रूस और ईरान के साथ बार्टर की बुनियाद पर तिजारत की मंजूरी दी, जिसे बड़ा सिग्निफिकेंट कहा जा रहा है। हमारी BBC की कुलीग, मेरी साबिक़ कुलीग, उससे पहले भी काम कर चुकी हैं, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव किस्म की रिपोर्टर रही हैं, एडवेंचरस हैं, और उन्होंने अभी जो यूनान के साहिल के करीब इंसानी हादसा हुआ था उसके बाद ख़ासा वक्त गुजारा ट्रैक करने में, ये जो रूट्स हैं इंसानी स्मगलिंग के, और दूसरे उस सिलसिले में बलूचिस्तान भी गई थी सहर बलोच, तो आपने उनसे रब्ता किया। सहर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप ये बताइए, आप तो वहाँ जा चुकी हैं, आपने वहाँ तरह तरह की स्मगलिंग की सूरत हाल पे काम भी किया है। ये जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है, 830 किलोमीटर का बॉर्डर, अफ़गानिस्तान की तरह इस बॉर्डर पे भी फेंसिंग हो चुकी है 70%, और बाकी जो है वो कह रहे हैं दिसंबर तक हो जाएगी। अच्छा, अफ़गानिस्तान की निस्बत ईरान को इस फेंसिंग पे एतराज़ भी नहीं है, बल्कि शायद वो मुतमईन भी हैं। उसके बावजूद स्मगलिंग, ये ह्यूमन स्मगलिंग, असलहा, मनशियात, दहशत गर्दियों का आना जाना, तारिकीन वतन का आना जाना, ये कम हो के नहीं दे रहा। तो इसकी क्या वजह है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? देखिए, इसके कम होने की वजह इसलिए नहीं हो सकती है, कम ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वो कुछ ऐसे रूट्स में से एक है जहां पर बहुत ज़्यादा चेक पोस्ट नहीं है, जहां पर बहुत ज़्यादा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो नहीं है। और एक तरह से ऐसा तासुर मिलता है जब आप इन इलाकों में जाएं, जैसे कि जो पैरामिलिट्री है या जो गवर्नमेंट है या जो मशीनरी है उनकी, वो दे चूज टू लुक द अदर वे, वो ज़्यादातर अपना मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं, उस तरफ जो भी हो रहा होता है। मेरा जाना हुआ था इससे पहले क्वेटा के पास एक इलाका है वहाँ पर, और उसके अलावा इस तरफ जो माशकेल का इलाका है यहाँ पर, इन दोनों जगह पर मैं दो मुख्तलिफ स्टोरीज के लिए गई थी। माशकेल में मैं पेट्रोल स्मगलिंग या जिसको इनफॉर्मल इकोनॉमी कहा जाता है उस इलाके की, इसके लिए गई थी। वहीं पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी ट्रैक है और वो ईरान तक जाता है। तो ज्यादातर होता ये है कि क्वेटा में ज्यादातर मंडी लगती है लोगों की, वहां से लोगों को फिर, क्योंकि ज्यादातर जो भी आ रहा हो, चाहे गुजरात से आ रहा हो, चाहे पंजाब के किसी भी इलाके से आ रहा हो, उनको पहुंचना क्वेटा होता है, क्योंकि क्वेटा से ज्यादातर ये बसें लोगों को ईरान के बॉर्डर तक, या गाड़ियां वगैरह या सुजुकी वैन वगैरह ईरान के बॉर्डर तक लेके जाती हैं। और ये काम एक एजेंट नहीं करते, ये मुख्तलिफ एजेंट्स करते हैं, और जाना ईरान के बॉर्डर से ही पड़ता है। अब चाहे आप कोई भी बॉर्डर उस तरफ ले लें, आप उस तरह से चले जाते हैं, चाहे चागी का बॉर्डर हो दूसरी जानिब हो, या फिर तफ्तान का बॉर्डर हो, या फिर इस तरफ माशकेल या दूसरे इलाके हों। यहाँ से ज्यादातर जो जाने वाले हैं वो मुख्तलिफ एजेंट्स के थ्रू जाते हैं, ईरान से टर्की, टर्की से आगे यूनान, या उससे आगे किसी और नहीं, वो तो जाहिर है कि वो तो मालूम है। मेरा जो थ्रस्ट है वो सिर्फ ये नहीं कि कोई एक स्मगलिंग, एक तरह की स्मगलिंग हो रही है। अब मसला ये है, एक तो आपने ह्यूमन स्मगलिंग के बारे में बता दिया रूट, तकरीबन इसी से पैरेलल जो है वो ड्रग्स की भी स्मगलिंग हो रही है, उसी से पैरेलल जो है वो उधर से डीजल भी आ रहा है, पेट्रोल भी आ रहा है। तो हम जो ये बैठ के यहाँ ड्राइंग रूम में और ठंडे कमरे में कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको वहाँ के जो हालात हैं, जैसे मकरान है या जो सरहदी इलाके हैं, वहाँ क्या नज़र आता है? मसलन अगर 75% बिजली मकरान को ईरान दे रहा है, अगर उनकी साबुन और धनिया तक जो है वो पाकिस्तान से की तरफ से नहीं आ रहा, ईरान से मिल रहा है, अब पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है ज़िंदगी की जो ईरान से नहीं आ रही? तो अगर वहाँ तरक्की नहीं होगी
तो लोग, और रोजगार भी नहीं होगा तो लोग इसके अलावा करेंगे क्या? ग्राउंड रियलिटी देखिए वहां पर, देखिए ग्राउंड रियलिटी वहां पर यही है कि जो बॉर्डरिंग इलाके हैं वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर अगर आप जाते हैं, अगर इस तरह आपने जैसे खुद कहा कि एसी वाले रूम को छोड़ के अगर आप निकलते हैं तो वहां पर आपको ना इंडस्ट्रीज दिखेंगी, ना आपको वहां पे फैक्ट्री दिखेगी, ना वहां पे आपको कोई और काम दिखेगा। वहां जो आपको दिखेगा वो यही जो जम्बाद गाड़ियां हैं, जिसे ईरान में जमियाद और यहाँ पे जम्बाद कहा जाता है, ब्लू कलर के पिकअप ट्रक्स हैं ये छोटे छोटे से, ये आपको दिखेंगे पेट्रोल लाते और ले जाते हुए। वहां पर मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है उन्होंने कहा हमारे पास और कोई जरिया मुआश नहीं है। माशकेल एक बहुत ही पसमानदा इलाका है और उसके 17 या 18 किलोमीटर आगे ही ईरान का बॉर्डर शुरू हो जाता है, जहां से ज्यादातर लोग ये जान पर खेल के ये बॉर्डर से पेट्रोल लेकर आते हैं। जहां तक आपने बात कही कि कुछ और वहां पर नहीं है, तो वहां पर सच में और कुछ नहीं है। और ये ट्रेड कोई आज या कल की नहीं है, ये 1960 से पहले से चल रही है वहां पर। मेरी एक फॉर्मर जो दफ्तर खारजा के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, उनसे एक दिन बात हो रही थी इसी बारे में, और मैंने उन्हें कहा कि जब आपको पता है कि इस किस्म की इनफॉर्मल इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है तो उसको फॉर्मलाइज क्यों नहीं किया जाता? तो उन्होंने उसके रीजन ये दिया था, कहा कि एक तो ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा अंसर जो है ईरान और सऊदी अरब के रिलेशंस का है, जिसके बीच में जो उनके अंदर जो जारी चपकलिश है उसके बीच में पाकिस्तान नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अब चूंकि हमने मई में देखा है कि किस तरह से ईरान और सऊदी अरब अब एक हुए हैं, तभी हमने फौरन से देखा कि पाकिस्तान ने भी इसको फॉर्मलाइज कर दिया है। लेकिन एक खदशा ये भी है कि ये जो स्मगलिंग है या इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ये एक तरह से चलती रहेगी क्योंकि वहां के लोगों का और कोई जरिया मुआश भी नहीं है और उनकी जिंदगी का दारोमदार इसी तिजारत। रुक जाइए यहाँ पे, एक वक्फा लेना। जी, तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बाज़ाब्ता तिजारत है उसकी, जो खुदा करके अब कोई 2 बिलियन डॉलर तक पहुंची है। दोनों गवर्नमेंट्स का कहना है कि इसमें 5 अरब डॉलर तक भी ये जा सकती है अगर हम चीज़ों को फॉर्मलाइज़ करें। हमारे साथ इस्लामाबाद से प्रोग्राम में मौजूद हैं सहर बलोच। सहर, ये बताइएगा कि पहले हम ये कह रहे थे कि ज़ाहिर है कि तेल जो है वो काफ़ी इलिसिट ट्रेड उसका चल रहा है, इसके अलावा दीगर चीज़ें भी जो हैं वो ईरान से आती हैं हमारे बॉर्डर एरियाज़ में। अभी मैं हाल ही में जब बलूचिस्तान में था, मेरी वहाँ के एक MPA से मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से है, और उन्होंने कहा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये जो रोज़ाना जो सिर्फ फ्यूल की मद में जो चल रहा है मामला वो भी अरबों का है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक ट्रायंगल है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इसमें आपको अंदाज़ा नहीं है कि मनशियात का कितना मामला है। इस पर आपकी क्या नॉलेज है कि वहाँ पे ये जो ड्रग ट्रेड है, क्योंकि हम हमेशा सुनते आए हैं कि ईरानियंस जो हैं वो बहुत टफ हैं इस पे, लेकिन अपेरेंटली ये भी काफ़ी फल फूल रहा है वहाँ पे। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ईरानी पेट्रोल या डीजल ईरान के रास्ते बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से फिर आगे अफगानिस्तान तक जाता है, उसी तरह अफगानिस्तान से जो मंशियात आती है वो बलूचिस्तान के रास्ते होते हुए ईरान पहुंचती है। इस पे जो हमें बताया गया वहां पर जब हम माशकेल जा रहे थे, तो जिस ट्रैक पे हमें चलना था उधर हमें बताया गया कि अगर आप इस ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ट्रैक पे चले गए हैं, और अगर आप उससे मजीद आगे चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर जो मंशियात बेचने वालों की ट्रैक है या जो उनकी गाड़ियां जो मंशियात लेके जाती हैं आप उस पे चले जाएंगे। तो इसको बताने का मकसद ये है कि ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है उन इलाकों में, और इसको बंद करने की जहां तक ये बात है, जिन्होंने आपको ये बताया बाक पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, तो इसको बंद इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इतना ज्यादा इससे कमाई होती है, इतने अरबों में ये कमाई होती है कि इसको थोड़ा सा भी जहां पे फॉर्मलाइज करने की, नॉट मंशियात को लेकिन जहां तक पेट्रोल की बात है उसको जब फॉर्मलाइज करने की बात आती है तो बहुत ज्यादा स्ट्राइक की एक कॉल दे दी जाती है या धमकी दी जाती है कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, और ये जो पेट्रोल आ भी रहा है ग्वादर या बाकी इलाकों में वो भी नहीं आ सकेगा। जहाँ तक मंशियात की बात है तो वो एक ऐसा इस तरह की एक डील है जो कि 1990s से चल रही है, और सुना है कि उसके पहले भी 1980s में भी एग्जिस्ट करती थी, और रूट्स उसके इसी तरह के हैं जैसे मैंने बताया कि अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के इलाकों में पहुंचना और वहां से फिर ईरान जाना। ईरान बेशक इस पे बहुत सख्त होगा, लेकिन उसके बावजूद उनके इलाकों में इन्हीं गाड़ियों के और इन्हीं ट्रकों के जरिए जो है ये मंशियात वहां तक भी पहुंच रही है, और इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। ज़रार, आपका सवाल। अच्छा, हाँ जी, सहर, अब जाहिर मैंने वो इलाका नहीं देखा, सिर्फ तस्वीरों में देखा है। शाहजेब, वो शायद आप लोगों ने देखा हो, आप तो होके आई हैं। अभी बात हो रही है कि बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए वहां पर हालात बेहतर करने के लिए कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाए जाए। क्या ये मुमकिन भी है वहां के हालात को देखते हुए, और अगर मुमकिन है भी तो कैसे, कितना टाइम लगेगा आपकी नजर में?
देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में हम लोग भी 2006 से सुन रहे हैं और उससे पहले भी इस पे काफी ज्यादा बातें होती रही हैं। लेकिन इस दौरान हमने ये भी देखा है कि वहां पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, खास तौर से जो साउथ वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान है, वहां पर अच्छी खासी जो है चक्कलिश रहती है जो सेपरेटिस्ट हैं उनके और स्टेट के दरमियान। उस सूरत हाल को देखते हुए खास तौर से जो अभी ये जोन बना है, जो बार्टर मार्केट, बॉर्डर ट्रेड मार्केट जो बनी है मंद के मकाम पे, तुर्बत के जो नजदीक बॉर्डर है, तो यहाँ पर भी एक खदशा ये है कि ये खुल तो जाएंगे, एक दिखाने को एक चीज तो होगी कि हमने ये 4-5 दुकानें या 5-6 दुकानें खोली हैं, लेकिन इसको सस्टेन करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको कंटिन्यूअसली चलाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ज्यादातर वो लोग आ रहे हैं जिनकी गवर्नमेंट से एक तरह से अग्रीमेंट हुई हुई है, या उसी बिजनेस कम्युनिटी के हैं, या चेंबर ऑफ कॉमर्स के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी आपकी पॉपुलेशन है जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उनकी रिलायंस ये स्मगलिंग या जिसको आप कहते हैं कि गैर रस्मी जो तिजारत है उसके ऊपर है। तो उस वजह से जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये बंद तो जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, या एक बॉर्डर मार्केट दिखाने को होगी, या एक और कोई छोटा जरिया दिखाने को होगा, लेकिन इसको सस्टेन करना एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इंडिया और चाइना ईरानी ऑयल के 2 सबसे बड़े ग्राहक हैं। रूस पे भी वेस्ट की सैंक्शंस हैं, ईरान पे भी वेस्ट की सैंक्शंस हैं। ईरान से हमारा बॉर्डर लगता है, हम हज़ारों किलोमीटर दूर से रूस से तेल लाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑयल है ना तो उसे रेगुलेट करना पसंद करते हैं, ना जो गैस या ऑयल की पाइपलाइन है उसको एक्टिवेट करना पसंद करते हैं। इस बारे में भी आपकी किसी से बात हुई कि ये इतनी जहानत का मुजाहरा हम कैसे कर लेते हैं? जी, इस हवाले से काफी एग्जैक्टली बात हुई थी, क्योंकि जब आपके नेक्स्ट डोर एक नेबर है जो कि आपको सब्सिडाइज रेट पे देने को भी तैयार है, जैसे ईरान ने कई मरतबा, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के कुछ अफराद हैं जिन्होंने मुझसे ये बात शेयर की थी कि कई मरतबा तेहरान ने इस बात की मतलब वो ख्वाहिश जाहिर की है कि किसी तरह से उस तरफ से जितना भी ऑयल है या फिर बाकी जो चीजें, इवन आपकी जो बिजली है, सब्सिडाइज रेट पर पाकिस्तान को देने की बात की है। लेकिन क्योंकि सऊदी अरब एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में, और खास तौर से जो रीजनल पॉलिसी है उसमें, उसको देखते हुए कई दफा जो पाकिस्तान के फॉर्मर स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं फॉरेन ऑफिस के, तो उन्होंने इस बात को कहा है कि वो फैक्टर को देखते हुए कभी भी ईरान से बाज़ाब्ता या डायरेक्टली कोई इस तरह की डील नहीं की गई है। अब चूंकि जो ये डील हुई है जो चाइना के थ्रू हुई, एक तरह से ईरान और सऊदी अरब के थ्रू, तो उसके अंदर जो है काफी ज्यादा पाकिस्तान ने जल्दबाजी दिखाते हुए ये ट्रेड को फाइनलाइज तो कर दिया, फॉर्मलाइज तो कर दिया, लेकिन अब वही बात आ जाती है कि इसको जो है फॉर्मलाइज करने में, इसको सस्टेन करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। और यस, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि जब आपके नेक्स्ट डोर नेबर ईरान है तो फिर आप इतना दूर वहां क्यों जा रहे हैं। तो उसमें सऊदी अरब जो है एक बहुत फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान की एक प्रेफरेंस सऊदी अरब और रशिया और बाकी रहे हैं। ईरान के साथ डील करने में आज भी एक जो रीजनल प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह अभी ईरान और सऊदी अरब के मामलात हल हो रहे हैं तो उससे हम पे भी प्रेशर कम हो जाएगा कि आप भी अपने ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। हरमैन शरीफैन पे ना सिर्फ हमारी जान बल्कि हमारे मफादात भी कुर्बान। बिल्कुल। तो सहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन। जब आप मतलब 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर के डिपॉजिट लेने के लिए फिर जाते हैं तो फिर आपको कुछ बातें सुननी तो पड़ती है ना, माननी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।